निश्चित रूप से आपके एग्जाम में जो है जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो है ये 9, 10, 8 सब में ये सिलेबस में है जनजातीय विद्रोह। जनजातियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा कि हर एक सेट में चाहे 9 to 10 हो, चाहे 11, 12 हो, सब में यहाँ से जनजातीय विद्रोह से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो जनजातीय विद्रोह आखिर है क्या, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि जनजातीय कहते किसको हैं। आप लोग को भी पता है, जिसको आप लोग शेड्यूल टेरिटरी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, ST SC, ठीक है। तो वहाँ पे एक अनुसूचित जनजाति होता है, एक अनुसूचित जाति होता है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो जो चर्चा हो रहा है अनुसूचित जनजाति का। तो जनजाति जो शब्द बना है वो जो जंगलों में रहते हैं, दुर्गम एरिया में, पहाड़ों पे रहते हैं, जो पहाड़ों पे निवास करते हैं दुर्गम एरिया में, और जंगलों के माध्यम से ही अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। तो अगर आप देखिए जो जनजातीय लोग हैं वो आदिम समय से हैं, और अभी भी जो है वो मॉडर्न युग में भी वो आदि मानवों की तरह आदिम समय की भांति अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। आप उनको देख सकते हैं, आज भी वो जो है शिकार करते हैं, छोटे छोटे जानवरों को मारते हैं, पेड़ पौधों से जड़ी बूटी को एकत्रित करते हैं और अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। आप लोग जो है शहर में भी कई बार इन लोगों को देख सकते हैं, घुमंतु भोटिया टाइप के ये लोग होते हैं जो घूमते फिरते अपना जो है व्यापार भी करते हैं, साथ साथ जंगलों में जा करके अपना लकड़ी या जंगली जो भी जानवर है उसका शिकार करके अपना जो है खाते पकाते भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जनजातीय लोग का जो मेन रूप से जो होता है रहन सहन और खान पान होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अगर आप जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तो मेन रूप से जो जनजातीय लोग थे उन्होंने भी भूमिका निभाया। जैसा कि आप लोग को पता है कि 1757 का जब पलासी का युद्ध होता है, तो पलासी के युद्ध में क्या होता है कि सिराजुद्दौला मारा जाता है, फिर मीर जाफर वहाँ पे आता है, ठीक है। फिर मीर जाफर अंग्रेजों का जो मांग था उसको पूरा नहीं कर पाता है, फिर मीर कासिम आता है। मीर कासिम भी फिर जो है 3 सेना मिल करके उसके अंग्रेजों का खिलाफ करता है, आपको पता है। और लास्ट में 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। और जब 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है तो इसके बाद जो दीवानी व्यवस्था रहता है, खास करके बिहार, उड़ीसा और बंगाल का, ये जो दीवानी व्यवस्था होता है उसके तहत अंग्रेज लोग टैक्स वसूली का काम अपने पास रखते हैं। यानी यहाँ पे तरह तरह के भूमि अस्थायी बंदोबस्त लाए जाते हैं, टैक्स लगाया जाता है जमीनों पर, जंगलों पर, ठीक है। यानी पहले क्या था, जो जनजातीय लोग थे बिना टैक्स दिए हुए, यानी अंग्रेज जब आए उससे पहले मुगल काल में भी इनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये लोग जंगलों में अपना जीविकोपार्जन करते थे। तो वहाँ के राजा जो भी थे, मुगल बादशाह या जो भी उसके पहले के शासक थे, उसको इन लोगों से टैक्स वो नहीं लेते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए और उन्होंने जब इलाहाबाद की संधि के बाद जो दीवानी व्यवस्था इनके पास आया, तो इन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में भी जाना शुरू कर दिया और तरह तरह के टैक्स लगाना शुरू कर दिया जमीनों पर, ठीक है। क्योंकि जनजातीय लोग किसी तरीका से अपना जो है जीविकोपार्जन चलाते थे जंगलों में रह करके अपना, तो वहाँ पे वो कर नहीं दे पाते थे, टैक्स सही से नहीं दे पाते थे, जिस कारण से इनके एरिया में क्या हुआ कि जमींदार लोग जाने लगे और उनको शुद्ध ब्याज पर जो है धन मुहैया कराने लगे और उसके बदले में टैक्स लेते थे। चूंकि इनको अब टैक्स देना है किसको, अंग्रेजों को। इनके पास धन नहीं है तो ये किससे कर्ज लेंगे, तो साहूकारों से लेंगे। जब साहूकारों से धन लेंगे तो क्या होगा कि उसके एवज में 5 से 50 गुना तक इनको ब्याज, 500 गुना तक भी कई बार ब्याज वसूली कर लिया जाता था। तो इस कारण से इनकी क्या होगी, आर्थिक स्थिति दयनीय होगी। और आगे चल करके जब इनके पास भोजन नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा और बहुत तरह की समस्याएं आएगी, तो ये अंग्रेजों का खिलाफ करेंगे और बाहरी लोगों का भी खिलाफ करेंगे जो इनके क्षेत्र में आकर के बस रहे थे और इनकी जमीनें हड़प रहे थे, ठीक है। तो जनजातीय आंदोलन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, चूंकि इसने स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यानी कह सकते हैं जो जनसामान्य लोग जब तक अंग्रेजों के खिलाफ में आए नहीं थे, उससे पहले ये लोग जो है जनजातीय लोग अंग्रेजों का खिलाफ करना शुरू कर दिए थे। आपको पता होगा जो सशक्त विद्रोह पहला अंग्रेजों के खिलाफ जो है सैनिक विद्रोह जिसको कहते हैं, वो 1857 की क्रांति के दौरान हुई। लेकिन उससे पहले कई ज़्यादा जो है
कई बार जो है जनजातीय विद्रोह हो चुके थे, ठीक है। तो मेन रूप से आप लोग समझिए कि कौन कौन से जनजातीय विद्रोह हुए और आपके एग्जाम में यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो जनजातीय विद्रोह हुआ है, सबसे पहले हमने बता ही दिया कि जनजातीय लोग कौन होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, दुर्गम एरिया जहाँ पे आना जाना मुश्किल है, तो वहाँ पे जो वास करते हैं उनको हम अभी सबसे ज़्यादा अगर पूछे किस देश में जनजातीय लोग रहते हैं तो आपको पता होगा अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश में सबसे ज़्यादा जो है ये जनजातीय लोग रहते हैं। दूसरा प्रश्न कई बार पूछ दिया जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनजातीय किस जनजाति के लोग पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा भील। भील जो जनजाति है वो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा है गोंड। ये कई बार बीपीएससी पूछ चुका है, आज तक बहुत ही हिट लिस्टेड क्वेश्चन है। कई बार लोग गोंड मार के आ जाते हैं, जबकि इसका आंसर सही होगा भील। भारत में सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा किस राज्य में निवास करते हैं, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातीय लोग रहते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा जंगल आपका मध्य प्रदेश में है, जिस कारण से सबसे ज्यादा जनजातीय लोग कहाँ रहेंगे, तो मध्य प्रदेश में रहेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा ये सब क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है। सबसे ज्यादा जनजातीय लोग कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा किस जनजाति के लोग रहते हैं, तो भील। और इसका भील की कहानी तो आप जानते हैं महाभारत टाइम पे भी होता है। एकलव्य के बारे में आपने सुना होगा, वो भील जनजाति के ही थे, जिसमें कि द्रोणाचार्य ने उसे अंगूठा मांग लिया था अर्जुन को श्रेष्ठ कर जो तीरंदाज बनाने के लिए। तो ये कहानी आप पहले से भी आप जान रहे होते हैं। और वहाँ पे जो एकलव्य होता है वो आपका भील जनजाति का ही रहता है, ठीक है। तो भील अति प्राचीनतम जनजाति है। खास करके अगर आप देखिए तो राजस्थान, महाराष्ट्र कई क्षेत्रों में ये भील जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग मेन रूप से देखेंगे कि जो आपका स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, उससे पहले जो भारत में जनजातीय विद्रोह हुए, जो जनजातियों के द्वारा अंग्रेज और बाहरी लोगों के खिलाफ में जो विद्रोह हुआ है, उस कड़ी में ये आप याद रखिएगा। कई बार डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, खास करके आपको संथाल विद्रोह बहुत ज्यादा पूछता है। आपने देखा इस बार भी पूछा था संथाल विद्रोह। बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में भी पूछा जाता है खूब ज़्यादा। तो ये बिरसा मुंडा आंदोलन और आपका संथाल विद्रोह, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में होता है। इसी को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बाकी सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान के रखिए कि कौन सा जनजातीय आंदोलन कब हुआ। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे है चेरो विद्रोह। ये भी जनजातीय विद्रोह है। तो चेरो विद्रोह होता है सबसे पहले 1800 से 1802 के दरमियान में। दूसरा 1831-32, ये भी कई बार पूछ दिया है कि कोल विद्रोह कब हुआ है, तो 1831-32 में। ये सब सारे जनजातीय विद्रोह है। तीसरा आपका 32-33 लगातार है आपका भूमिज विद्रोह। चौथा आपका संथाल विद्रोह, इसको तो एकदम याद ही रखना है आपको। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में। कब हुआ था, 1855-56। आगे इसका हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से संथाल विद्रोह। उसके बाद खैरवार जो आंदोलन होता है, ये भी आपका 1874 ईस्वी में होता है। उसके बाद 1899 से 1900 के दशक में आप कह सकते हैं कि आपका बिरसा मुंडा का मुंडा आंदोलन होता है, ठीक है। बिरसा मुंडा अत्यंत ही महत्वपूर्ण। ये दोनों टॉपिक से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे लास्ट में जो होता है 1914 में ताना भगत आंदोलन होता है। सबसे लास्ट में क्या होता है, तो ताना भगत आंदोलन होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता भी है। और यहाँ से निश्चित रूप से आपने देखा कि 9, 10th वाले में भी, 11, 12 वाले में भी, और आपके 1 to 5 में भी पूछ दिया गया। बहुत ज़्यादा डीपली भी चला जाता है कई बार यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसलिए हम लोग को अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। अब इसका हमने ट्रिक बनाया, चोकर भुस्सा खा गया मुंडा तुम्हारा। यानी आप जानते हैं मुंडा भैंस का नस्ल होता है, तो चोकर, चो से याद रखिएगा, चेरो सबसे पहले। ये कई बार आपको सीरीज करने दे देगा, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो कम से कम याद रखिएगा, चौ वाला सबसे पहले हुआ, उसके बाद कौ वाला हुआ, कौ, ठीक है। चोकर में कौ आ गया तो कोल विद्रोह याद रखिएगा 31-32। उसके बाद भूप और भूमिज याद रखिएगा आपका 32-33। उसके बाद सा का याद रखिएगा संथाल आपका 55-56, ठीक है। उसके बाद जो है आपका खा फॉर खरवार हो गया, खा, गौ फॉर आपका, उसके बाद खा गया। उसके बाद मुंडा, मुंडा से मुर्रा याद रखिएगा, मुंडा मुर्रा भैंस का नस्ल है मुंडा।
और त से याद रखिएगा खा गया तुम्हारा, त से ताना भगत। यानी एक ट्रिक से आप इसको कम से कम एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ दिया गया है बीपीएससी में। उसको कहेगा मिलाने के लिए ईस्वी सन दे देगा, कहेगा किसका क्या होगा। तो कम से कम ये याद रखिएगा कि चोकर भुस्सा खा गया, शब्द याद रखिएगा जिससे कि आप वहां पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से इसमें से कोई क्वेश्चन आपको उठा के डाल सकता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सारे विद्रोह हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जो विद्रोह हुआ, सभी विद्रोह का एक ही कारण, ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग कारण था। हम लोग मेन रूप से यहाँ पढ़ेंगे संथाल बिरसा, लेकिन कारण सबका एक ही था। जो भी आंदोलन हुए यहाँ पे जनजातीय आंदोलन, सबके कारण एक ही थे और परिणाम भी लगभग एक ही थे। केवल नायक बदलेगा और जगह बदलेगा, बाद बाकी कारण सबका वही था। जो अंग्रेजों के द्वारा क्या था, आर्थिक शोषण। अंग्रेजों के द्वारा क्या था, मेन रूप से जो आर्थिक शोषणकारी नीतियां थी अंग्रेजों की, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण कारक के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे संथाल विद्रोह कब से कब तक का काल है इसका। तो अभी हमने बताया 1855 से 56 ईस्वी किसका काल है, तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह। यहाँ इसी समय में संथाल विद्रोह हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि संथाल विद्रोह कब हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये याद रखिएगा। मेन रूप से 4 भाई थे, उनका नाम था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। क्या नाम था, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों की हत्या अंग्रेजों के द्वारा, 2 को गोली मार दी जाती है, सिद्धू और कान्हू को, ठीक है, चांद और भैरव को गोली मारी जाती है, सिद्धू कान्हू को फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों भाई थे, चारों भाई की हत्या अंग्रेजों के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक नीति के फलस्वरूप भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए, जिसके कारण से क्या हुआ कि ब्रिटिश सत्ता के विरोध अनेक विद्रोह हुए। इसी विद्रोह के क्रम में जनजातीय विद्रोह जो है झारखंड के कहां पे, तो राजमहल, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी के बीच जो जगह है, जो क्षेत्र कहलाता था, उसका नाम था दमन एको। कई बार पूछेगा कि जो संथाल विद्रोह हुआ था वह किस क्षेत्र में हुआ था। जैसे कि इस बार आपके एग्जाम में पूछा गया था बिरसा मुंडा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। जैसे उसमें आपको ऑप्शन रांची दिया हुआ था, तो रांची में हुआ था। डायरेक्ट आप नोट्स में देखिए रांची अच्छे से लिखा हुआ, आगे जब हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें देखिएगा कि रांची लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपको आसान ही पूछा, क्या पूछा कि बिरसा मुंडा आंदोलन किस क्षेत्र में हो सकता है अगले बार ये पूछ दे कि आपका संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, किस जगह पे हुआ था। तो या तो यह ऑप्शन देगा भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच में, जो कि झारखंड में है राजमहल की पहाड़ियां, और भागलपुर जो है बिहार में है। चूंकि पहले तो बिहार का ही पार्ट था, इसीलिए आज भी हम बिहार के इतिहास में इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिहार का ये पुराना इतिहास है। अब जाकर के 2000 ईस्वी में 15 नवंबर, जो कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उसी के दिन झारखंड राज्य का निर्माण होता है। याद रखिएगा, कई बार पूछ देगा बिरसा मुंडा का जन्मदिन, तो 15 नवंबर, और उसी दिन झारखंड का भी निर्माण है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये सब भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो भागलपुर से लेकर के जो राजमहल की पहाड़ी का बीच का जगह है, उसका क्या नाम था, दमन एकोह। क्या नाम था, तो दमन एकोह, जहां पे आपका संथाल विद्रोह संथाली जनजातियों के द्वारा हुआ। संथाल विद्रोह किसके द्वारा हुआ, तो संथाली जनजातियों के द्वारा हुआ। चलिए, अब यहां पर देखिए, जहां पर निवास करने वाले संथाल जनजातियों ने, ये देखिए ईस्वी सन याद रखिएगा 1855-56 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता याद कीजिएगा 4 भाई थे। क्या क्या नाम है, सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे जिन्होंने यहां पर प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये था इसका बैकग्राउंड। मैक्सिमम क्वेश्चन रखिए, इसी में से क्वेश्चन आपको पूछेगा। ज्यादा डीप जाएगा तब आगे हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या पूछ सकता है वो। ठीक है, चूंकि कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि विद्रोह के क्या कारण थे, क्या क्या कारण हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उसका मेन कारण। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है उसका मेन कारण आर्थिक ही होता है। जब आप जरूरत से ज्यादा किसी का आर्थिक दोहन करेंगे तो वो प्रमुख कारण के रूप में माना जाएगा, वो प्रमुख कारण के रूप में ही हो जाता है। ठीक है, चलिए
उसके बाद है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के रूप में जो मुंडा समुदाय और जो संथाली लोगों का जो धार्मिक अपना, जनजातीय लोगों का अपना देवता होते हैं, उनके आधार पे वो लोग जो है काम करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि 1813 ईस्वी में जो है आपका चार्टर एक्ट आया। ये भी क्वेश्चन पूछा, ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा, जो लोग 9th-10th बैठे उनको पता होगा कि ये पूछा था कि 28 चार्टर एक्ट जो है, जिसमें कि खुला स्वतंत्र छूट दे दिया गया धार्मिक जो भी मिशनरियां थी, ईसाई मिशनरियां, उसको कि भारत में जाकर के अपना धर्म प्रचार करो। याद कीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि नहीं पूछा था, चार्टर एक्ट। देखिए वो भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखा होगा। अब कहिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है ना, यहाँ पे धार्मिक में है लिखा हुआ 1813 का चार्टर एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आपको बीपीएससी पूछा था इस बार। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से नहीं रहेगा, क्वेश्चन इन्हीं सब पॉइंट से ही रहता है, बशर्ते आप लोग थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आपका दीवानी व्यवस्था का प्रभाव आपको हमने बताया। जब इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, तो अंग्रेजों के द्वारा दीवानी व्यवस्था लागू कर दिया गया। यानी जो दीवानी व्यवस्था थी, जो कि टैक्स वसूली करने का, कर वसूली करने का, वो अंग्रेजों के हाथ लगा। चूंकि भारत में उस समय जो बंगाल का एरिया था, वहां द्वैत शासन लगाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और उसमें क्या किया गया था कि प्रशासनिक इकाई जो है मीर जाफर या मीर कासम, जिसको भी बनाया बंगाल का नवाब, उसको देखना था। जबकि टैक्स वसूली का काम करने का काम कौन लिया था? अंग्रेज। अंग्रेज बहुत चालाक थे, वो चाहते तो दोनों ले सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल जो है टैक्स वसूली का काम लिया, प्रशासनिक काम नहीं लिया। चूंकि उनको पता था अगर वो नए थे, भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा थी, ना ही वो यहाँ की भाषा को समझ रहे थे, ना ही वो लोगों के बारे में उतनी जानकारियां थी उनको। तो इसीलिए उन्होंने केवल और केवल क्या लिया? टैक्स। और प्रशासनिक जिम्मेदारी किसको छोड़ दिया? तो यहाँ के बंगाल के नवाब, चलो भाई टैक्स लेंगे हम, और जो है तुम कंट्रोल करो, तुम प्रशासनिक इकाई देखो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजों की ये भी चाल रहती है। तो दीवानी व्यवस्था का प्रभाव जो है यहाँ पे पड़ने लगा। चूंकि अंग्रेज लोग क्या किए, जो जनजातीय लोग का क्षेत्र था वहां पर भी टैक्स लगा दिए, और कई तरह के जो है वन अधिनियम ला दिए गए, जिस कारण से जनजातीय लोग वृक्ष की कटाई भी नहीं कर सकते थे, जीव जंतु का भी शिकार नहीं कर सकते थे। ठीक है, पर्यावरण को के लिए जो अब जाकर के बहुत सारा अधिनियम बना है, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने लगा दिया। तो बेचारे जो जनजाति लोग जो जंगलों से ही अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, अगर वो जंगलों को नहीं काटते, या अगर जंगलों को काट करके खेती युक्त नहीं बनाते, या वहाँ का जानवरों का शिकार नहीं करते, तो खाते क्या वो? तो उनके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या आ गई। तो उनके पास एक ही चारा था कि अंग्रेजों का खिलाफ किया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए उस क्षेत्र में जो भूराजस्व दर थी वो भी 3 गुनी कर दी गई, 3 गुनी। जो सामान्य से पहले जो 5 रुपया था तो 15 रुपया हो गया। यानी अंग्रेज के आते के साथ यहाँ पे जो है भूराजस्व की दर भी 3 गुनी कर दी गई। सामूहिक खेती जो ये लोग करते थे, यानी मिलजुल करके खेती करते थे ये लोग, जिसको खूट कटी कहा जाता था। यानी ये लोग जो है जंगलों को काटते थे। खूट मतलब आप लोग जानते होंगे नहीं, जो छोटे छोटे झाड़ियाँ थी झारखंड में, आज भी झारखंड जो नाम है झाड़ी से ही पड़ा है, तो उसको काट करके वो लोग खेती योग्य बनाते थे और पूरे समूह में मिल करके खेती करते थे। जैसे 10-20 लोगों का जो परिवार होता था, ठीक है, जो भी टोला मिल करके ही खेती करते थे। तो जो सामूहिक खेती था उनका, उसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। कहा व्यक्तिगत रूप से जो जिस क्षेत्र पे खेती करोगे उसका टैक्स उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके व्यवस्था पे चोट अंग्रेजों ने कर दिया, जो कि सामूहिक व्यवस्था थी। उसके बाद साहूकार और महाजन उस क्षेत्र में गए। चूंकि अब इनको टैक्स देना होता था, तो इनको जब पैसा नहीं होता, अंग्रेज तो एकदम जमींदारी व्यवस्था के तहत जो है एकदम टाइम टू टाइम टैक्स लेते थे, नहीं तो उनकी जमीनें नीलाम हो जाती थी किसानों की। जमींदार और जमींदारों को भी वहाँ पे जो है आपको पता होगा कि सूर्यास्त का नियम था, जमींदारों को भी टैक्स देना होता था। तो इसलिए इनकी जमीनें अगर ये समय पे पैसा नहीं देते तो नीलाम हो जाती। तो ये लोग जो है वहाँ पे जो साहूकार हुआ करते थे उससे कर्ज ले लेते थे, और उसके बदले में साहूकार इनका क्या करता था? बेगारी खटवाता था, शोषण करता था। ठीक है, तो ये भी बहुत कारण था, ये लोग परेशान हो गए थे। वन क्षेत्र कानून बना करके प्रतिबंध लगा दिया गया, इसकी चर्चा हमने पहले कर दिया। बेगारी मतलब फ्री में खटवाते थे, ब्याज का पैसा हम खटवा लेते थे। अब 500 रुपया दे दिए, अब ब्याज नहीं दे पा रहा है या पैसा नहीं दे रहा, फ्री में खटवा रहे हैं। पैसा तो लेंगे ही ब्याज जोड़ के, जब तक नहीं दे रहा है तब तक बेगारी खटवाएंगे।
भूमि का स्थानांतरण बाहरी दिक्कू को, जो बाहरी लोग थे, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो बाहरी लोग थे जनजातीय लोग उसको क्या कहते थे। जो बाहरी लोग थे उसको जनजातीय लोग दीकू कहते थे। क्या कहते थे? तो दीकू कहते थे। जो भी बाहरी लोग थे उस समय उसको जनजातीय लोग क्या कहते थे? दीकू लोग। ठीक है, दीकू। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि बाहरी लोगों को जनजातीय लोग किस नाम से पुकारते थे। तो याद रखिएगा किस नाम से पुकारते थे? तो दीकू के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? दीकू से। तो ये था आपका आर्थिक कारण। उसके बाद देखिए दूसरा जो कारण है वो है आपका धार्मिक कारण। देखिए भारतीय आंदोलन में आप देखिएगा तो आपको कोई भी आंदोलन हुआ तो उसमें धार्मिक कारण भी दिखाई देता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति को देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप धार्मिक कारण पे भी चोट करेंगे तो वहां पे आंदोलन होने की संभावना प्रबल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो जनजातीय लोगों का जो धर्म था, सिंह बोगा देवता को, जो ठाकुर बाबा जो देवता था इनका, ये लोग उनकी पूजा करते थे। लेकिन जो ईसाई मिशनरियों को जब स्वतंत्र छूट दे दी गई तो ये लोग इन्हीं गरीब जो जनजातीय लोग थे उसी को ईसाईकरण करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो हिंदू थे, जो सशक्त जो कि धनी मनी परिवार के लोग थे, वो तो उसके ईसाई धर्म को स्वीकार करते नहीं। तो ये उन क्षेत्रों में जाते थे जहाँ गरीब जनजातीय लोग बसते थे, उनको प्रलोभन दे करके ये जो है ईसाई का प्रचार प्रसार करके जो है यहाँ पर जो है इनके धर्म को नीचा दिखाने लगे और अपना धर्म को श्रेष्ठ बताने लगे। ये भी कारण रहा। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा था। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या किए कि जो जनजातीय लोग थे उसका जो इनका अपना जो धर्म होता था, ठीक है, सिंह बोंगा देवता का ये लोग पूजा करते थे, तो इनको वो लोग धर्म परिवर्तित करके ईसाई में कन्वर्ट करने लगे। किस में कन्वर्ट करने लगे? तो ईसाई में कन्वर्ट करने लगे। जिस कारण से भी इन लोगों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ करना शुरू कर दिया। जिस कारण से भी इन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों का खिलाफ करना शुरू कर दिया। अब हम लोग देखेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण। देखिए लड़ाई जो होता है ना किसी दो व्यक्ति के बीच में, वो एकाएक नहीं होता है। जान लीजिए, एक लंबा जो होता है ना उसके पीछे कहानी होती है। हाँ, कोई तत्कालिक कारण हो जाता है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध का भी तत्कालिक कारण था, लेकिन उससे पहले वो पृष्ठभूमि तैयार होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं था कि एक कांड हुआ और जो है लोग तुरंत जो है अंग्रेजों का खिलाफ करने लगे। मेन कारण क्या था? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरीका से इनका शोषण हो रहा था। लेकिन क्या होता है, तत्कालिक कारण क्या होता है? एक छोटा सा मामला आता है, चोरी का मामला, जिसमें एक जनजातीय को गिरफ्तार किया जाता है और उसकी बहुत ज्यादा पिटाई की जाती है, बहुत ज्यादा उसको मारा जाता है। एक छोटा सा चोरी का मामला था। ठीक है, फिर आगे चल करके प्रतिक्रिया स्वरूप, चूंकि वो लोग जानबूझ करके जनजातीय लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। ठीक है, तो जनजातियों ने प्रतिक्रिया स्वरूप जो दरोगा ने उसकी पिटाई की थी, बहुत ज्यादा अधमरा कर दिया था, तो उस दरोगा की ही हत्या कर दी इन लोगों ने। महेश लाल नाम रहता है उस दरोगा। कई बार पूछ सकता है कि जो तत्कालिक कारण क्या था? तो जो संथाल जो लोग थे उन्होंने जब इनके किसी व्यक्ति को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया, उनकी खूब पिटाई की गई, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने क्या किया कि वो थाना का जो दरोगा था महेश लाल, उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने। ठीक है, और फिर आगे क्या था कहानी, अब यहां से जो है टर्न ले लेता है। जब यहां दरोगा की हत्या हो जाती है तो संथालों को गिरफ्तार करना और उनका जो है बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे परेशान करना, उनका शोषण करना, और जो भी जो पुलिस या जो प्रशासनिक इकाई थी केवल और केवल जो जमींदारों, बाहरी लोगों की ही बात को सुन रही थी। ठीक है, तो ये भी आपका प्रमुख कारण रहता है। याद रखिएगा, तत्कालिक कारण में महेश लाल दरोगा की हत्या, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सामाजिक कारण के रूप में आप देखिएगा जो सामूहिक इनका जो वही खूट कटिया कह सकते हैं, मांझी व्यवस्था भी इसको कहा जाता है, जिसमें ये लोग सामूहिक रूप से खेती करते हैं, यानी सब मिलजुल करके ही जमीन को साफ करते हैं, झाड़ियों को साफ करके। चूंकि पहाड़ी एरिया में रहते हैं, दुर्गम, तो मैदानी भाग में रहते नहीं है, तो ये लोग जंगलों को साफ करते हैं और वहां पे खेती करते हैं, उसके लायक बनाते हैं। तो ये व्यवस्था ये लोग मांझी व्यवस्था कहते थे, सामूहिक रूप से खेती करते थे। तो यहाँ पे ये अंग्रेज जो समाप्त कर देते हैं, तो ये भी कारण रहता है। राजनीतिक कारण इनका एक पंचायत होता था, परहा पंचायत जिसको कहते थे। आज भी आप देखिएगा हरियाणा वगैरह में वहाँ का जो सरपंच होते हैं, पंचायत होता है, और पंचायत के निर्णय को लोग मानते हैं। ठीक है,
केंद्रीकृत ऐसे प्रशासन हो चुका है आपके देश में, मेन तो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश, लेकिन आज भी आप देखिएगा जो विकेंद्रीकृत प्रशासन में आपका सरपंच भी होते हैं ग्रामीण स्तर। तो उसी प्रकार से ये लोग का अपना एक पंचायत हुआ करता था, ये लोग अपना पंच बनाया करते थे, परहा पंचायत के नाम से जाना जाता है। जब अंग्रेज लोग इनके क्षेत्र पे शासन करने लगे तो परहा पंचायत को समाप्त कर दिया। तो ये लोग कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो कहाँ जाएंगे, तो थाना पहुंचेंगे, और थाना में इनके साथ बदसलूकी होती थी, शोषण होता था, ठीक है, इनका बात कोई सुनता नहीं था। अगर मान के चलिए कोई ब्याज पर लिया और जो है वहां साहूकार जबरदस्ती बहुत ज्यादा गुना पैसा ले रहा है, तो इनको सुनने वाला कोई नहीं था। पहले क्या था, परहा पंचायत के माध्यम से अपनी शिकायत रखते थे तो वहां निर्णय हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, थाना में जाएगा और थाना को घूस मिला, बस वो काम किसके खिलाफ करेगा, तो जनजातियों के खिलाफ ही करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा समस्या होने लगी, परहा पंचायत जो समाप्त हो गया। चलिए अब वही कहानी यहाँ लिखा हुआ है, पुलिस द्वारा केवल साहूकारों और दीकू जो बाहरी लोग थे उन्हीं की बातों को सुना जाना। आरंभ जो है याद रखिएगा 30 जून 1855 को, कई बार पूछेगा संथाल विद्रोह का आरंभ कब हुआ, तो आरंभ कब हुआ, तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह का जो आरंभ हुआ वो 30 जून 1855 ईस्वी को हुआ। कब हुआ, तो 30 जून 1855 ईस्वी को आपका ये भी क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछा है तो पूछ ही देगा, किस तिथि को संथाल विद्रोह आरंभ हुआ। तो 30 जून 1855 को क्या हुआ कि ये जो चार भाई थे इन्होंने क्या किया, 400 गांव जो थे छोटे छोटे गांव उस क्षेत्र में, वहां के 6000 संथालों को, जगह का नाम रहता भगनाडीह, ये भी पूछ सकता है कहां पे एकत्रित किया वो जनजातियों को, तो भगनाडीह में एकत्रित किया। और उनका उद्देश्य क्या था, केवल और केवल बाहरी जो दिकू लोग हैं उनको उस क्षेत्र से भगाना और ब्रिटिश जो सरकार वहां हुकूमत कर रही थी ब्रिटिश प्रभाव को समाप्त करना और न्याय एवं धर्म की राज्य का स्थापना करना, इसका मेन उद्देश्य था। संथालों का मेन उद्देश्य क्या था, जो बाहरी लोग उसके क्षेत्र में आ गए हैं उसको भगाना, साथ साथ जो अंग्रेज का प्रभाव उस क्षेत्र में है उसको समाप्त करना और खुद का शासन यानी जो न्याय आधारित शासन है, धर्म पे आधारित शासन है, उसकी स्थापना करना ही इनका मेन उद्देश्य था। अब देखिए क्या होता है, कहानी इतना आसान तो था नहीं इस शासन को स्थापित करना। अब क्या हुआ कि सिद्धू कान्हू ने यहां पर क्या कि यहां पे धर्म का कार्ड खेला। कान्हू ने क्या कहा, सिद्धू कान्हू ने संथालों के लिए स्वशासन की बात की, विद्रोह को धार्मिक आधार प्रदान, जब भी विद्रोह होता है तो उसको धार्मिक आधार दिया जाता है, क्योंकि धर्म से लोग बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। तो सिद्धू कान्हू ने भी इसको धार्मिक आधार प्रदान कर दिया और उसने अपने ठाकुर बोंगा देवता के दर्शन हुए ऐसा बोला। क्या बोला सिद्धू कान्हू कि हमको रात में ठाकुर बोंगा का दर्शन हुआ है, जिसमें उन्होंने हम दोनों भाइयों को आदेश दिया है कि दिकू और जो विदेशी लोग हैं उसको बाहर निकालो इस क्षेत्र से, ठीक है, ऐसा आदेश दिया है। क्योंकि जो भी जनजातीय लोग थे इन पे विश्वास करते थे और यहाँ पे धार्मिक कार्ड खेला गया, किसके द्वारा, सिद्धू और कान्हू के द्वारा। चलिए शुरुआत में यह विद्रोह दमन एक को क्षेत्र में ही केंद्रित था, कई बार पूछेगा कौन से क्षेत्र में, तो आपका भागलपुर और राजमहल के पहाड़ी के बीच का जो क्षेत्र है दमन एक कोह वहीं पे हुआ। आगे चल करके इस विद्रोहियों ने जो है भागलपुर, धनबाद, यहां तक कि 6000 से ये लोग क्या हो गए, क्योंकि शुरुआत में ये 400 गांव के 6000 लोग ही जमा हुए, अब कितने हो गए इनकी संख्या, इनके सदस्यों की संख्या अब 60,000 हो गई। यानी अगर आप देखिए यहां पर तो इनकी गतिविधि बहुत ही ज्यादा फास्ट गति से आगे बढ़ रही थी और जनजातीय लोग बहुत ज्यादा इन लोगों से प्रभावित, क्योंकि सबके पास कष्ट था, सब अंग्रेजों से वहां पे शोषित थे, सब बाहरी लोगों से शोषित थे, तो उनका साथ देना तो स्वाभाविक सी बात। चलिए अब इनकी प्रमुख गतिविधि क्या हुआ, ये लोग क्या करना शुरू किए, तो सबसे पहले जो जमींदार लोग थे उस पे जो महाजन बन करके बैठे थे उनके एरिया में उस पे हमला करना शुरू, उनको मारना पीटना शुरू, भगाना शुरू। उसके बाद जो भी सरकारी संस्थान जैसे रेलवे था, पुलिस स्टेशन था, डाकघर था, ये सब को तोड़ना जलाना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब जो ब्रिटिश सरकार थी इस घटना को देख करके बहुत एक्टिव हुई और इस क्षेत्र में क्या किया, सबसे पहले उसने मार्शल लॉ लागू कर दिया, यानी सैनिक का शासन, सैन्य शासन, सेना का शासन, ठीक है। अब वहां मेजर बारो पहुंचता है उसके नेतृत्व में, कहां पे, तो इसके संथाल के एरिया में कौन पहुंचेगा, मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह का दमन हेतु 10 टुकड़ी भेजी गई, सेना की 10 टुकड़ी गई, किंतु इसको सफलता हाथ नहीं लगी, क्या हो गया, ये असफल हो गया और वहां पे तत्पश्चात कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन, ये भी कई बार पूछा है,
तो दूसरा बार कौन पहुंचा? तो सबसे पहले कौन गया? मेजर बारो 10 टुकड़ी लेके गया, लेकिन यहाँ पे वो जीत नहीं पाया, इन संथालों को हरा नहीं पाया। दूसरे बार जो है कैप्टन अलेक्जेंडर और कौन जाता है, ये नाम याद रखिएगा, कई बार पूछता है, कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन, यही पकड़ा था चारों भाई के नेतृत्व में एक बड़ी सेना द्वारा संथालों का निर्मम दमन कर दिया गया। अब इतना आसान नहीं था, इसके गांव को जो भी जिस क्षेत्र में ये लोग संथाली थे चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजों के पास गोला बारूद, तोप, बंदूक, नए नए हथियार, कैप्टन प्रशिक्षित, और यहाँ पे जो है अनपढ़ गवार जो कह सकते हैं कि जो जनजातीय लोग थे, तीर, धनुष, कमान और गुलेती के माध्यम से जो है वो युद्ध कर रहे थे। उसके बाद सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि उसी समय संजोग से बारिश का मौसम था और वर्षा बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, और ये जो भूखे नंगे संथाली जो है वर्षा के पानी में बाहर निकल भी नहीं पाते थे, और भोजन के भी अभाव में, चूंकि इनको लंबा समय तक घेरे रखा गया तो ये लोग बाहर निकल नहीं पाए और वर्षा के कारण कमजोर हो गए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना इन पर जो है कब्जा जमाना शुरू कर दी, और ये लोग जो है बहुत ज्यादा संख्या में 15,000 लोग वहां पे मारे जाते हैं, एक दो लोग नहीं, 60,000 में 15,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता। आप सोच सकते हैं कितना भयावह यह आंदोलन हुआ होगा। ठीक है, 15,000 जनजातियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो 4 भाई रहता है, नेतृत्व करता है, तो वो भी तो पकड़े ही जाएंगे। 2 भाई को तो गोली लगने से ही मृत्यु हो गई, 2 भाई पकड़े गए, आगे चल करके उसको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जनजातीय आंदोलन जो था संथाल कंट्रोल कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। परिणाम लेकिन हुए, हार करके भी जनजातीय लोग जीत गए, क्योंकि इनका जो डिमांड था वो आगे चल करके अंग्रेजों के द्वारा पूरा किया गया। वो क्या डिमांड था वो देखिए। सबसे पहला तो आने वाला राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी आदर्श बन गया, प्रेरणा स्रोत बन गया कि एक जनजातीय लोग अनपढ़ होकर के भी अंग्रेजों का खिलाफ इतने ईमानदारी से किए। ठीक है, जो कि आने वाले भारतीय समाज के लिए प्रेरणादायक बनी। संथाल परगना जिला बनाया गया और उसको नॉन रेगुलेशन जिला के रूप में घोषित किया गया, यानी यहाँ का जो शासन था वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से नहीं, बल्कि यहाँ के लोकल जो विकेंद्रीकृत शासन था, जो पंचायत था, उसके माध्यम से चलाया गया। संथाल परगना काश्तकारी कानून लागू किया गया। अब ग्राम प्रधान को ही ग्रामीण अधिकारी और पुलिस संबंधी अधिकार दे दिए गए, यानी जो गांव का समस्या होगा गांव में ही रहेगा और गांव के ही प्रधान उसको निपटारा करेंगे। अब इनको थाना में जाने की आवश्यकता नहीं थी। और जो इनकी जो सामूहिक कृषि व्यवस्था थी, खेती की व्यवस्था थी, मांझी व्यवस्था, जो कई बार पूछेगा, जो जनजातियों की जो सामूहिक संथाल विद्रोहियों का सामूहिक खेती क्या कहलाता था, तो ये याद रखिएगा मांझी। इसी सब लाइन में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालेगा और फिर आपको फंसाने का बीपीएससी प्रयास करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, संथाल विद्रोह। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछिए। चलिए, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो करने लायक कोई गुंजाइश छोड़ते ही नहीं है हम। ठीक है, हर एक टॉपिक आपको बता ही देते हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसे। चलिए, अब कई बार इसके हम विशेषता को देख सकते हैं। विशेषता को किस स्तर पर देखेंगे, तो विशेषता को हम मेन रूप से यहाँ पे 5 स्तर पे बना करके देखते हैं। सबसे पहला, विचारधारा क्या था इन लोगों का, उद्देश्य क्या था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, संगठन के स्तर पे, कार्यक्रम के स्तर पे, जन सहभागिता के स्तर पे। ये विशेषताएं आपको यहाँ पे दिखाई देगी और यही विशेषता आगे चल करके गांधी आंदोलन में भी दिखाई देता। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि इनका उद्देश्य एक निश्चित था। क्या था कि बाहरी लोगों को भगाना, बाहरी और दिकू जो लोग थे, अंग्रेज थे, उसको भगाना, एक ही उद्देश्य था। लेकिन 1857 की क्रांति में कई उद्देश्य थे। नहीं, वीर कुंवर सिंह का अलग था, जमींदारी जा रहा था। लक्ष्मीबाई का जो था, दत्तक पुत्र को जो है नहीं मिल रहा था, तो वहां पे अलग अलग रहता उद्देश्य। लेकिन यहाँ इनका एक ही उद्देश्य रहता है, बाहरी लोगों को भगाना अपने क्षेत्र से। ठीक है, दूसरा, नेतृत्वकर्ता की बात करें तो चारों भाइयों ने यहाँ एकदम फिल्मी स्टाइल में नेतृत्व किया। फिल्मी स्टाइल समझ ही रहे, हीरो के रूप में चारों भाई एकत्रित होकर के सबको इकट्ठा करते हैं
और पूरा भगनाडीह में एकत्रित होते हैं और पूरा रणनीति के साथ काम करते हैं, कैसे कैसे काम करना योजनाबद्ध बनाते हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर आप देखिए कि कार्यक्रम के स्तर पे तो विभिन्न प्रकार के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम ये लोग चलाते हैं और जनजातियों को प्रशिक्षण देते हैं। विचारधारा में अगर देखिए तो एकदम हिंसा पर विशेष ध्यान दिया है इन्होंने, जो है तीर धनुष भाले बर्छी का पूरा प्रयोग किया है। उसके बाद जन सहभागिता 600 से जो है आपका 60,000, ऐसे ही तो नहीं हुए थे, 600 से ये कितने हो गए थे, 60,000 हो गए थे। तो इसका मतलब था कि ये लोग जन सहभागिता के स्तर पे भी बहुत बड़े पैमाने पर थे, यानी बहुत ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी विशेषता आप सभी स्तर पर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन विशेषताओं के माध्यम से अंग्रेजों को यहाँ पे पूरा टक्कर देने का प्रयास किया गया। ये अलग बात है कि ये लोग के पास उतनी सशक्त सेना नहीं थी, प्रशिक्षित सेना नहीं थी, इन लोगों के पास हथियार नहीं था। ये लोग जो आदि मानवों की तरह जो है तीर धनुष भाला पे युद्ध करना चाहते थे, जबकि वहाँ इनका सामना गोली बंदूक और जो है तोप से हो रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ हजारों हजार की संख्या में बटालियन टुकड़ी पहुंच करके चारों ओर से घेर रखा था। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कितना भी वीर क्यों ना हो, तो उसको जीतना इतना आसान नहीं था। तो ये लोग भी यहाँ मारे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम पाते हैं कि संथाल विद्रोह अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद भी एक संगठित सशक्त जनजातीय विद्रोह था, जिसने आने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया और संथाल के लोग हार के बावजूद भी अपने हक में बहुत सारे कानून बनवा लिए। ठीक है, इसमें आपका जो शॉर्ट की पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो भी यहाँ पे बना दिया गया है, जो कि आपको बस यही पॉइंट्स को याद करना है। बाकी कहानी अगर आपको दिया जाए तो आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला विद्रोह का समय 1855 से 56, स्थान भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच में। नेता जो था मेन रूप से याद रखिएगा सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, जो कि चुन्नू मांझी का पुत्र था। ये चारों किसके पुत्र हैं? चुन्नू मांझी का पुत्र है। 30 जून 1855 को यह विद्रोह का स्टार्ट हुआ। स्थान था भगनाडीह, जहां पे ये लोग 600 की संख्या में शुरुआत में एकत्रित हुए थे। तत्कालीन कारण दरोगा महेश लाल की हत्या थी। और विद्रोह का जो दमनकर्ता कौन कौन हुआ, तो सबसे पहले कौन गया, तो यहाँ पे मेजर बारो की 10 टुकड़ी गई, जो कि हार गया। आगे चलकर लेफ्टिनेंट थॉमसन, इसको याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट थॉमसन और कैप्टन अलेक्जेंडर गया, और वो जो है वहां पे संथालियों की हत्या करता है। 15,000 संथाली मारे जाते हैं, 14,000 प्लस सेना। ठीक है, उसके बाद जो है 10 नवंबर 1855 को ये लोग गिरफ्तार कर लिए गए, बचे खुचे, और मारे गए। तो इस प्रकार से यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो संथाल विद्रोह आप लोग का कंप्लीट हो गया अच्छे से। तो कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से संथाल विद्रोह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन फिक्स रखिए। ठीक है, नोट्स में बहुत अच्छे ढंग से आपको शॉर्ट की भी दे दिया गया है, जिससे कि आपको एक बार केवल पॉइंट्स देखिएगा, उसी में आपको याद रह जाएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। बाद बाकी अभी हम टेस्ट का लिंक दे देंगे, आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो क्वेश्चन बचे खुचे होंगे, और आपके नोट्स में भी बचे खुचे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का डाल दिया गया है, केवल उतना पढ़ के जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब दूसरा जनजातीय आंदोलन हम लोग देखते हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन। ठीक है, बिरसा मुंडा पढ़ाई की रहने दें, जल्दी बताइए। बिरसा मुंडा पढ़ाई की रहने दें आज? बिल्कुल पढ़ाएंगे, चलिए। टॉपिक का नाम है बिरसा मुंडा। जिस प्रकार से आपने संथाल विद्रोह देखा, कारण सब वही है। कारण इसका भी वही है, अंग्रेजों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक शोषण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हीरो जो है, एक्टर बदल जाएगा, यहाँ पे नेतृत्वकर्ता बदल जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे बिरसा मुंडा। ठीक है, वहां पे क्या थे, 4 हीरो थे उस फिल्म में, 4 हीरो। अब यहाँ पे एकलौता हीरो जो है शाहरुख खान, जो कि बिरसा मुंडा है। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझिएगा, बहुत ही मज़ेदार तरीके से ये आंदोलन करते हैं, अपने आप को भगवान भी बनाते हैं, और फिर जो है इनकी हत्या भी ऐसे अंग्रेजों के द्वारा ही कर दी जाती है, लेकिन बोला जाता बीमारी से मर गए। ठीक है, टाइम तो डाला हुआ ही है 4:30 बजे से। ठीक है,
4:30 बजे से क्लास आपका डाला हुआ है। अगर उस टाइम पे आप लोग नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी आपका लाइव सेशन दिखता है 5-6 घंटे बाद। जैसे अभी हम क्लास ले लेंगे तो आपको 10 बजे रात्रि के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। किसी दिन किसी टाइम कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि उसी टाइम पे आपको एकदम प्रेजेंट होना ही है। आप किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। और वो रही बात प्रॉब्लम का, तो प्रॉब्लम होता ही नहीं है। आप किसी भी टाइम देख करके आप जो है इसको समझ सकते हैं कहानी। बाद बाकी ऑब्जेक्टिव आप किसी भी टाइम, जब मैं दूसरे दिन भी पढ़ाऊँ तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे टाइम आपका शाम में 4:30 से 6 है और आपका रात्रि में जो है 8:30 से 10 है, ठीक है। ये टाइम लगभग फिक्स रहता है, ठीक है। कभी कभी आगे पीछे होगा, जब हम इस टाइम पे व्यस्त रहेंगे तो आपका हो सकता है कि कभी कभी मॉर्निंग में भी क्लास ले लेते हैं। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग किसी टाइम पे भी देख सकते हैं। लाइव सेशन में आपको वो पढ़ा हुआ मिलता है, इसीलिए आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मेन है कि वो कॉन्सेप्ट आप समझिए। कोई जरूरत नहीं है कि एक ही टॉपिक को हम बार बार पढ़ाएं तभी आप समझिएगा। ऑलरेडी अगर कंटेंट वीडियो है तो उसको भी यही चीज फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो अब जो है आपके पास उतना टाइम नहीं रहता और हमारे पास भी जो टाइम है उसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। चलिए यहाँ पे आप समझिए, बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा आंदोलन आप लोग ने नाम सुना होगा, ठीक है। बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में आप लोग जो है, भारत में अंग्रेजों के शोषणकारी एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ कई जनजातीय आंदोलन हुए। उसमें जो है बिरसा मुंडा विद्रोह सबसे सशक्त विद्रोह, अगर जनजातियों में सबसे शक्तिशाली विद्रोह अगर पूछेगा तो बिरसा मुंडा का मुंडा आंदोलन है। भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा जो खतरनाक सीन आता है, कटोंग बाबा कटोंग रानी कटोंग कटोंग साहेब कटोंग कटोंग, काटो बाबा काटो, सबको काटो, जो भी उस क्षेत्र में पड़े उसको गला काटते थे ये लोग, ठीक है। तो इसीलिए इसको सशक्त विद्रोह कहा गया। इस विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस जनजातीय विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, या पूछ देगा बिरसा मुंडा को किस अन्य विद्रोह के नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है बिरसा मुंडा विद्रोह को। तो याद रखिएगा उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत 1890 के दशक में किसके द्वारा किया गया, तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। और किस क्षेत्र में किया गया, तो झारखंड से में जो है छोटा नागपुर की जो एरिया है पठारी भाग, उधर ही किया गया। रांची इसका केंद्र में पड़ सकता है। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा था, रांची आपका जो है आंसर होता। ऑप्शन में आपका रांची ही था, पटना या भागलपुर इस तरीका से दिया होगा, ऑप्शन में रांची दिया गया था। और चित्र में आप देखिए, ऐसा नहीं कि नोट्स हमने बाद में इसमें ऐड किया, पहले से रांची बजाते अच्छे से दर्शाया गया है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आप देखे होंगे 9th-10th में आपके एग्जाम में बीपीएससी में पूछा था। चलिए, इस विद्रोह के कारणों को विभिन्न भागों में बांट करके देख सकते हैं, वही कहानी है यहाँ पर भी। आर्थिक कारण में खूट कटी व्यवस्था, जो कि सामूहिक खेती रहता है, जिसको समाप्त कर दिया गया। 2 बार समाप्त लिखा हुआ, एक बार मिटा दीजिए। स्वामित्व में बदल दिया गया। करों की दर को वृद्धि कर दी गई। कर चुकाने हैं तो भूमि को गिरवी रखना पड़ा। सेठ साहूकार महाजनों पर आश्रित होने पड़े। यहाँ पे जमीन महाजनों एवं साहूकारों को स्थानांतरित कर दिया जा रहा था। बेगारी और बेरोजगारी समस्या, यानी आर्थिक कारण सेम टू सेम। यानी आप जितने भी जनजातीय विद्रोह देखेंगे सबका यही कारण है, कोई अलग कारण नहीं रहता है। चलिए, उसके बाद आपका राजनीतिक कारण, इनका जो सामूहिक जो व्यवस्था है, खूट कटी व्यवस्था, उसको ध्वस्त कर दिया गया, खंडित करना। धार्मिक कारण 1813 का चार्टर एक्ट, यहाँ भी वही कारण होता है कि ईसाइयों द्वारा धर्म प्रचार और मुंडाओं के पारंपरिक मान्यता पर चोट पहुंचाई गई और यहाँ पे ईसाईकरण किया गया। इनका ईसाईकरण कर दिया गया। किनका, तो जनजातीय लोगों का। जनजातीय लोगों का जब ईसाईकरण होगा तो यहाँ के जो जनजातीय लोग होंगे ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ करना शुरू करेंगे, ठीक है। सामाजिक कारण जो है, मुंडा समुदाय की आंतरिक रूढ़िवादिता जो सामाजिक कारण है वो भी है। मुंडा समुदाय के लोग बहुत ज्यादा आंतरिक रूढ़िवादी थे, यानी प्राचीन समय के सोच वाले ज्यादा व्यक्ति थे। साथ साथ ये लोग मदिरा सेवन, शराब सेवन, बड़े बड़े जानवरों की मांस खाते थे ये लोग, नशाखोरी, शराबखोरी, ये सब के कारण भी इनका जो नैतिक पतन हो रखा था। तो ये भी कारण था, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे आरंभ, विस्तार और पतन। तो आरंभ इसको हम देखेंगे तो 3 चरण में इसको बांट करके हम पढ़ सकते हैं। पहला चरण क्या है, 1890 से 94। पहला चरण क्या होगा, द्वितीय चरण 1895 से 97, और तृतीय चरण है आपका 1897 से 1900, ठीक है।
तो प्रथम चरण में क्या था कि यहाँ पे जो बिरसा मुंडा है लोगों को सुधारेंगे, क्या करेंगे, अपने आप को देवता बनाएंगे और लोगों को सुधारना शुरू करेंगे। जो लोग मदिरा सेवन कर रहे थे, शराब सेवन कर रहे थे, जो लोग जानवरों की हत्या कर रहे थे, वो सबको यहाँ पे रोकने का काम करेंगे। आगे चल करके जब इनको बंदी बना लिया जाता है, फिर जेल जाएंगे, फिर जब ये छूट करके आएंगे, ठीक है, पहला चरण में तो ये बस धार्मिक जो प्रचार प्रसार ही करते हैं। दूसरे चरण में जो है थोड़ा थोड़ा आंदोलन में जाते हैं, और जब जेल जाते हैं फिर हीरक जयंती में उनको छोड़ दिया जाता है। महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के दिन, हीरक जयंती 75 वर्ष में होता है, तो वहाँ पे जब इनको छोड़ा जाता है, जब ये आते हैं तो ये अपना जो है क्रूरतम रुख अपनाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा एक्टिव 1897 से 1900 के बीच में मुंडा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी पूरा देखेंगे क्या है। अब देखिए प्रारंभिक चरण जो है हम लोग 1890 से, तो कई बार पूछेगा कि बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका जो 1890 के दशक में हुआ है, ये कोई 1-2 दिन में ही समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे 3 चरण में हुए हैं ये आंदोलन। ठीक है, प्रारंभिक चरण जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा 1890 से 94। शुरुआती जो होती है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में होता है। ये बिरसा जो है सामाजिक धार्मिक सुधार यहाँ पे करते हैं। मूलतः 3 बातों को यहाँ पे आधार बनाया जाता है: शराबखोरी, पशु बलि पर रोक, ठीक है, आचरण की शुद्धता। इन 3 तत्वों पे ये जो है जनजातीय लोग को सुधारने का प्रयास करते हैं। कौन? बिरसा मुंडा। चलिए, आत्म सुधार को महत्व यहां दिया जाता है। किसको? आत्म सुधार को। एकेश्वरवाद पे जोर दिया जाता है। और बिरसा मुंडा ने खुद को सिंह बोगा का दूत बताया था। सिंह बोगा जो कि उनका ठाकुर बाबा है, जो कि उनके ईश्वर हैं, उसको ये दूत अपना, मतलब उनका ये इन्होंने अपना दूत बनाया, और उसके माध्यम से मुंडाओं को क्या किया, यहाँ पर जो है उन्होंने बोला कि हमारे द्वारा ही जो है आप लोगों को, जो मुंडा समुदाय के लोग हैं, उनको बाहरी लोगों से मुक्ति मिले। ठीक है, तो अपने आप को यहाँ पे किसका दूत बताया? सिंह बोगा देवता का। किसने बताया? बिरसा मुंडा ने, यानी खुद को धार्मिक दूत बताया और कहा कि हमको जो है ऊपर वाले ने भेजा है आप लोगों को जो है यहाँ पे मुक्ति दिलाने के लिए, बाहरी लोगों से मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक है, यही कहानी उधर भी था। चलिए, अब द्वितीय चरण जो होता है 1895 से 97 का जो चरण होता है, यहाँ पर संगठन के स्तर पे बिरसा मुंडा काम करने लगते हैं, और इन्होंने भी 1895 में लगभग 6000 लोगों का एक दल बनाया। और उद्देश्य क्या था इसका? अंग्रेज प्रभाव की समाप्ति, बाहरी लोगों से मुक्ति। और ये लोग क्या किए? सरकारी तंत्र को ध्वस्त करना स्टार्ट कर दिए, मुंडा राज की स्थापना कर। इनका भी मेन उद्देश्य क्या था? अपना राज, मुंडा राज की स्थापना करना। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व को अस्वीकार करना तथा लगान ना देने की घोषणा इन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि मुंडाओं को अब लगान देने की जरूरत नहीं है, अब जो है मुंडा राज स्थापित होगा, हमारी अपनी सरकार होगी, यहाँ पे किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अंग्रेज लोग को कान खड़ा हो गया, और उसने सबसे पहले क्या किया कि ये जो नेता थे, हीरो बन रहे थे बिरसा मुंडा, उनको कहाँ पे दे दिया? जेल में भेज दिया, जेल कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? संयोग अच्छा था। 1897 में संयोग से महारानी विक्टोरिया का हीरक जयंती थी, 75 वर्ष पे हीरक जयंती होता है। उस दरमियान जो भी बंदी थे उसको महारानी ने आदेश दे दिया था, मुक्त कर दो, सबको मुक्त कर दो हीरक जयंती के शुभ अवसर। तो उसी दरमियान ये भी अपना जेल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपना रूप दिखाया 1897 से 1900 के बीच में। ठीक है, आंदोलन को अपने चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचा दिया, हिंसक रूप धारण कर लिया। सरकारी कार्यालय, ईसाई मिशनरी अधिकारी, साहूकार, जो महाजन इस क्षेत्र में शोषण कर रहे थे, उन पे हमला करना, उनको काटना, उनको मारना, उनकी हत्या करना यहाँ पे शुरू हो गया। और नारा क्या गीत गाते थे ये लोग, ये देखिए, कटोंग बाबा कटोंग साहेब, कटोंग कटोंग रानी, कटोंग कटोंग, यानी काटो बाबा काटो, बाहरी लोगों को काटो। साहेब मतलब जो अंग्रेज है, बाहरी लोग है, अंग्रेज के जो रानी के अधिकारी हैं उसको काटो, सबको मार के भगाओ अपने क्षेत्र से। ठीक है, विद्रोह के कारण रांची, खूंटी आदि में प्रशासनिक व्यवस्था रूप में विद्रोहियों के दमन हेतु डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड याद रखिएगा, स्ट्रीट फील्ड द्वारा निर्ममता पूर्वक विद्रोहियों की हत्या तथा दमन की गई। और लास्ट में 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया, और इन्हीं का कोई साथी था, उसने यहाँ पे गद्दारी किया और बिरसा मुंडा पकड़े गए। इनको रांची के जेल में कैद कर दिया गया।
और आगे चल करके इनको हैजा हो गई। कई किताब में लिखा गया है आगे चल करके जो है 9 जून को, ठीक है, 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई। हैजा भी हुआ था, लेकिन कहा जाता अंग्रेजों ने इनको जहर दे के मार दिया। अब जो भी सच्चाई हो, हैजा के कारण मरे हो या ऐसे मर गए हो, 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसका भी परिणाम वही होता है जो पहले हुआ था संथाल विद्रोह में। 1903 में खूट कटी व्यवस्था जो सामूहिक कृषि की व्यवस्था थी, फिर से लागू किया गया। 1905 में प्रशासनिक दृष्टि से जो वहां पे खूटी और गुमला जो 2 क्षेत्र थे उसको अनुमंडल बनाए गए, और वहां पे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये पूछ सकता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये याद रखिएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है 1908 ईस्वी में लागू किया गया। और यहाँ पे शोषणकारी जो बेगारी और जो फ्री में काम कराने का जो यहाँ पे जो रेलवे पटरी बिछा रहा था, तो ये लोग जो है फ्री में खटवा रहे थे जनजातियों को अंग्रेज लोग, वो समाप्त हो गया। सामाजिक सुधार भी वहाँ देखने को मिला। शराबखोरी और शिक्षा रूढ़िवादी जो मान्यताएं थे उसके निराकरण में तेजी आई। इस प्रकार से हम पाते हैं कि बिरसा मुंडा ने क्या किया कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह भी किया, जो कि आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया। भले ही आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसने अपने मकसद को कुछ हद तक सफलता पाई, और जिससे कि मुंडा जनजातियों को कुछ अधिकार मिले। और आज भी आप देखिएगा कि जो झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ है वह बिरसा मुंडा के जन्मदिन में ही हुआ है, 15 नवंबर को, और आज भी झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है जनजातीय विद्रोह जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तिलका मांझी वाला है, ठीक है, पहाड़िया विद्रोह, तो यहाँ पे तिलका मांझी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे भारतीय वन अधिनियम कब आए थे, लगाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, तो भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में। ये सब एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है, एक बार देख लीजिए। तिलका मांझी जो कि आपको पता होगा भागलपुर के ही थे, तिलका मांझी, ठीक है। इनका जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त होता है? नहीं है, प्रयुक्त नहीं होता है दीकू, क्योंकि दीकू जो है बाहरी लोगों को कहा जाता था। दीकू किसको कहा जाता था? बाहरी लोगों को कहा जाता था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? इसमें देखिए शिबू सोरेन, बिरसा मुंडा, मंगल पांडे। कौन था? सिद्धू कान्हू चांद भैरव। तो एक भी ऑप्शन दिया तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पे है? तो याद रखिएगा अफ्रीका में जनजातियों की सबसे घनी आबादी है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, अब देखिए क्या नाम था पहला संथाली, तो याद रखिएगा तिलका मांझी। तिलका मांझी का जन्म ही 1750 में हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे पहले संथाली हैं जिन्होंने कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ पर 1855 है ना, तो सिद्धू याद रखिएगा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव में ये तिलका मांझी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धू हो जाएगा, ठीक है, सिद्धू हो जाएगा। धरती का आवा किसको कहा गया है? धरती पुत्र जो है बिरसा मुंडा को कहा जाता था। धरती आवा के नाम से भी जाना जाता है, धरती का पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, तो बिरसा मुंडा, ठीक है। उसके बाद कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंधित नहीं है? झूमर, डोम, कच्छ, छठ, ये सब जो है छऊ होना चाहिए, ठीक है, छऊ, ये सब आपका आदिवासी से है। कत्थक आपका आदिवासी से नहीं। कत्थक आपको पता होगा कहाँ का? यूपी का है कत्थक, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में। तमार विद्रोह जो है कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। चेरो विद्रोह जनजाति किसके द्वारा कहाँ के रहने वाले लोग थे? तो चेरो जनजाति पलामू क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, ठीक है। तो किस जनजाति के शोषण विहीन शासन को की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया है? तो याद रखिएगा कोल, ठीक है। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1832 ईस्वी में। याद कीजिए 1831-32 हमने बोला था, 1832 ईस्वी। सरहुल पर्व जो है मुंडा का ही पर्व है, मुंडा जनजातियों का। दामिन इको जो था संथाली लोग रहते थे, दमन एको का जो भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच का जगह था, दमन एको कहलाता था। वहाँ पे संथालों का ही वहाँ पे बसेरा था, अड्डा था। संथाल विद्रोह में हमने ये चीज पढ़ा था, ठीक है।
कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा। ये सब बहुत ज्यादा जो है डीपली क्वेश्चन है, ठीक है। चक्र बिसोई, बस ये ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ये सबसे पूछे नहीं जाते हैं जनरली, पूछेगा आपको बिरसा मुंडा या संथाल ही, ठीक है। लेकिन एक बार देख लीजिएगा चक्र बिसोई जो है किस विद्रोह में योगदान दिया था? तो कंद विद्रोह में। उसके बाद जो है आपका बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई थी? तो हैजा से हुई थी। तो कई किताब में जो है यहाँ पर बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है 9 जून को बताया गया है और 3 फरवरी को इनको जो है कैद किया गया था, जेल में पकड़ के रखा गया था। लेकिन किताब में बहुत ज़्यादा एरर है, मिस्टेक है, और डायरेक्ट चूंकि ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, 3 फरवरी को इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। ये मरे नहीं थे, मरते हैं ये 9 जून 1900 को, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, ऐसे हैजा से ही इनकी मृत्यु हुई। चुआर विद्रोह जो है 1771 में हुआ था, ठीक है। तिलका मांझी को कब फांसी दी गई? 1784 में। जनजाति में दीकू किसे कहा जाता है? बाहरी लोगों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दीकू वाला, बाहरी लोगों को। मरयाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित था? तो कंध में था, ठीक है। उसके बाद जो है भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी, ये कई बार पूछ चुका है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भील। भारत में निवास करने वाला 68 बीपीएससी में भी पूछा था। सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इसमें से कौन था? तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव आपको पता ही है। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला करना शुरू किया? तो 1899 ईस्वी में। चूंकि ये उसी समय 1897 के बाद ही एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, 1899 ईस्वी में। भारतीय संविधान, चलिए हो गया, हाँ एक दो और क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासी को कमजोर वर्ग की दर्जा दी गई है? तो धारा 342। ये सब डायरेक्ट रट लीजिए। झारखंड को राज्य का दर्जा कब किया गया? अभी तुरंत हमने चर्चा किया था 15 नवंबर 2000 को। बिहार से ही अलग होकर के झारखंड का निर्माण हुआ और यही दिन जो है बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ड्राइट्रिच ब्रेड्स कौन थे? तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। चलिए, इंपेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। ये सब जनजातीय जंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो याद रखिएगा गुंडाधर की, ठीक है। कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या किसने किया था? तिलका मांझी ने, ठीक है। क्लीवलैंड, हाँ क्लीव आधा है, ठीक है, यहाँ पूरा लिखा गया है। क्लीवलैंड की हत्या जो है तिलका मांझी ने किया था। और आगे चल करके जो है तिलका मांझी को जो है घोड़े से घसीट करके उसके बाद जो है इनको बरगद के पेड़ पे वही तिलका मांझी चौक पे लटका दिया गया था, जो आज भी भागलपुर में है। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में बस्तर विद्रोह हुआ था। सिद्धू और कान्हू किस आंदोलन के नेता थे? तो अभी हमने आपको बताया संथाल विद्रोह के थे। कोल विद्रोह 1831-32। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32, ठीक है। तो अगर कुछ अल्टर क्वेश्चन पूछा तो यही ऑब्जेक्टिव में से पूछेगा, नहीं तो इतना जानिए कि बीपीएससी आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है, जहां तक कि हम लोग को पता है, तो वो संथाल और बिरसा मुंडा से ही क्वेश्चन उठाता है। 99.5% संथाल और बिरसा से ही क्वेश्चन रहेंगे। 1% से अगर तिलका मांझी के बारे में पूछ दे तो आप ऑब्जेक्टिव देख करके उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तिलका मांझी भागलपुर के एरिया में पहाड़िया विद्रोह से संबंधित। किस विद्रोह से हैं? पहाड़िया विद्रोह से, ठीक है। चलिए, तो जनजातीय विद्रोह इतना ही तक रहा और निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम भी है बताइए।